हेलो एवरीवन, वेलकम टू कबीर हर्ष। देखिए, आज का टॉपिक है आईपीसी। आईपीसी के बारे में पढ़ते हैं और ये समझते हैं। हम इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट सेक्शंस पढ़ेंगे जो एमपी सिविल जज के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कोड। दिस कोड शैल बी कॉल्ड द इंडियन पीनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया कैसे? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब इंडियन का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया हो चुका है। सेकेंड सेक्शन इज पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। Every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof, of which he shall be guilty within India. Guilty within India. ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड सेक्शन पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बाय बट विच बाय लॉ may be tried within India. Any person liable by Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this code. Shall be dealt with according to the provision of this code. For any act committed beyond India, in the same manner as if such act has been committed within India. मतलब अगर बियॉन्ड इंडिया भी कोई ऐसा ऑफेंस करता है जो कि इस इंडियन ओरिजिन का है कोई भी, तो उसके साथ भी यही कानून लागू होगा। फिर सेक्शन 4 है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंसेस कमिटेड बाय, देखिए, पहला है any citizen of India in any place without or beyond any place without and beyond India. दूसरा, any person or on any ship or aircraft, मतलब कोई भी पर्सन शिप रजिस्टर्ड इन इंडिया, मतलब कोई भी शिप जो रजिस्टर्ड इंडिया में है या कोई भी एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है, वो कहीं भी होगा, उसमें यही कानून लागू होगा। थर्ड, any person in any place without and beyond India committing offense targeting a computer resource located in India. Computer resource located in India. ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन ये भी देख लेते हैं। देखिए, ये बेसिक बेयर एक्ट्स हम पढ़ रहे हैं और उसमें से प्रोविजन देख रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन है, पहला जो एक्सप्लेनेशन द वर्ड ऑफेंस के बारे में बताया गया है, include every act committed outside India which if committed in India would be punishable under this code. मतलब कोई भी एक्ट कमिट आउटसाइड इंडिया which if committed in India would be punishable under this code. ठीक है। दूसरा बी पार्ट, द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्स। कंप्यूटर रिसोर्स अपना कहा था, थर्ड सेक्शन में ये था, कंप्यूटर रिसोर्स shall be the meaning assigned to it clause K of subsection 1 of section 2 of IT Act 2000। ठीक है। मतलब सेक्शन 2(1) के IT एक्ट के तहत जो कंप्यूटर रिसोर्स की डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन यहाँ पे लागू होगी। अब इलस्ट्रेशन एग्जांपल देख लीजिए। ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन उगांडा, मतलब उगांडा में इन्होंने मर्डर किया। ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। मतलब इंडिया में कहीं पे भी वो मिलेगा इंसान जिसने उगांडा में मर्डर किया है, तो उसको इस एक्ट के तहत पनिशमेंट दी जाएगी। फिर सेक्शन 5 देख लेते हैं। Certain laws not to be affected by this act. Nothing in this act shall affect the provision of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailor or airmen in the service of government of India of the provision of any special or local laws. मतलब mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors और airmen in the service of the government of India, उनके लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। चैप्टर सेकंड जनरल एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 6
सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको देख लीजिए। डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, मतलब एक्सेप्शंस में जो भी सब्जेक्ट्स हैं कोड के अंडर, वो उसको समझने की प्रावधान देख लीजिए। थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, every penal provision and every illustration of every such definition of penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled general exception। जनरल एक्सेप्शन के नाम से, ठीक है, दो those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration। illustration देख लेते हैं इसका। The sections in this code which contain definition of offenses do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offense, but the definition are to be understood subject to the general exception। अब general exception के तहत ये definition कैसे समझी जाएगी? Which provides that nothing shall be an offense which is done by a child under 7 years of age। ये जनरल एक्सेप्शन के तहत समझी जाएगी। मतलब 7 साल के कम उम्र का जो भी बच्चा होगा, उसके लिए अंडर दिस एक्ट कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बी है ए अ पुलिस ऑफिसर, ए कौन है? पुलिस ऑफिसर है। विदाउट वारंट, बिना वारंट के, एप्रहेंड्स बी, जेड, जेड को अरेस्ट करता है। हु हैज कमिटेड मर्डर, मतलब मर्डर किया है। Here, A is not guilty of offense of wrongful confinement, for he was bound by law to apprehend Z. Okay, and therefore the case falls within the general exception, which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it। अब इसके बाद सेक्शन 8 जेंडर के बारे में करता है। द प्रोनाउन ही and its derivatives are used of any person whether male or female। जो ही है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए लागू होगी। 9th सेक्शन है नंबर। अनलेस द कॉन्ट्ररी appears from the context, words importing the singular number includes the plural number। मतलब सिंगुलर नंबर जो है वो प्लूरल, एंड द वर्ड्स इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर। तो ये नंबर डिफाइन करता है। Section 10 man woman, the word man denotes male human being of any age, ठीक है, and the word woman denotes female human being of any age। Section 11 person, the person includes the word person includes any company or association or body of person whether incorporated or not। तो the word person includes any company or association or body of persons whether incorporated or not। फिर सेक्शन 19 जो है वो जज का डेफिनेशन है। द वर्ड जज denotes not only every person who is officially designated as a judge but also every person। देखिए ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जज का, क्योंकि कभी कभी इलस्ट्रेशन के मीडियम से ये आ जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन जज है कौन नहीं है। who will be called as judge। तो who is empowered by law to give in any legal proceeding civil, empowered by law होना चाहिए जिसको प्रोविजन है to give any legal proceeding civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which if not appealed against would be definitive, or a judgment which if confirmed by some other authority would be definitive, or who is one of a body person, which body of person is empowered by law to give such judgment। illustration देख लेते हैं। पहला है a collector exercising jurisdiction in a suit under act
10 of 1859 is a judge. दूसरा, a magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge. तीसरा, a member of a panchayat which has power under regulation 7 1816 of the Madras Code to try and determine suit is a judge. चौथा, a magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power only to commit for trial to another court is not a judge. अब ये एक एग्जांपल आप देख लीजिए. A magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power, मतलब उसके मैजिस्ट्रेट के पास ओनली पावर है टू कमिट फॉर ट्रायल टू अनदर कोर्ट के लिए उसके पास पावर है टू कमिट फॉर ट्रायल. ओनली ट्रायल ही कैन डू इट फॉर अनदर कोर्ट, बट जजमेंट ही कैन नॉट गिव इट. वो जज नहीं कहलाया जाएगा. तो सेक्शन 20 देख लेते हैं. कोर्ट ऑफ जस्टिस. Court of justice है. The word court of justice denote a judge who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body. When such judge or body of judges is acting judicially. Illustration देख लीजिए. A panchayat acting under regulation 7 1816 of Madras Code having power to try and determine suit is a court of justice.